nose and unresponsive with seizure activity. What is probable diagnosis? Anyone? Amniotic fluid embolism. Amniotic fluid embolism. Thank you. And potential differential diagnosis. Sir, pulmonary embolism, eclampsia. और कोई और बंदा ऐड करना चाहे? डॉक्टर साहब, आप सुन रही? डॉक्टर साहब जी 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 कुछ ऐड करें। इसकी डायग्नोसिस में सबसे पहले तो क्योंकि साइनोसिस और ब्रेथलेसनेस का है तो सबसे पहले हम एम्बोलिज्म ही सस्पेक्ट करेंगे। इट कुड बी क्योंकि हाई जो हमारी सस्पिशन है वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म पे जाएगी। उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है जी। और इसके अलावा कोई और बंदा इससे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी डॉक्टर अदीला, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर जहांगीर, एक तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है क्योंकि ड्यूरिंग लेबर है तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ये बनेगा क्योंकि ड्यूरिंग लेबर या आफ्टर डिलीवरी जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है मोस्ट कॉमन। बाकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, सीजर एक्टिविटी हुई है तो एक्लेम्प्टिक सीजर हो सकता है। उसके बाद हो सकता है एयर मेंटेन ना हो, पेशेंट साइनोज हो गया, ब्रेथलेस हो गया और फीटल हार्ट रेट भी इफेक्ट हुआ। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप इस सिनेरियो पे गौर करें, इन 3 लाइंस पे। यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस भी आ रही हैं पेशेंट को, यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम अगर 3 हेडिंग्स में करना चाहें, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक डायग्नोसिस, एनेस्थेटिक रिलेटेड डायग्नोसिस हो सकता है या अदर कॉजेज हो सकती हैं। अब प्रेगनेंसी स्पेसिफिक में क्या होगा? एक्यूट हेमरेज है, यूट्राइन रप्चर है, एक्लेम्पशिया हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, XYZ। एनेस्थीसिया रिलेटेड रीजनल ब्लॉक, यहाँ देखें आप, ब्रेथलेस हो रही है पेशेंट, डिस्ट्रेस में है, सीजर एक्टिविटी है, लोकल एनेस्थेटिक, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी भी आपके माइंड में आ सकती है। और दूसरे डायग्नोसिस में पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एयर एम्बोलिज्म है, एनाफ्लेक्सिस है, सेप्सिस है, कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक इस्कीमिया, रिदमियाज। जी, रिस्क फैक्टर्स फॉर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। सर, इसमें रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स इज द मेन रिस्क फैक्टर है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, मल्टी पैरास है, मल्टी पैरिटी एक रिस्क फैक्टर है, एडवांस एज मैटरनल एज एक रिस्क फैक्टर है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स रिस्क फैक्टर है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर रिस्क फैक्टर है, और शॉर्ट लेबर्स इसमें आ सकती हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, सिजेरियन और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, एक्लेम्पशिया, मेजर तो मेरे ख्याल से है, प्लेसेंटा प्रीविया अब्रप्शन है, प्लेसेंटल अब्रप्शन है, और फार्माकोलॉजिकल इंडक्शन ऑफ लेबर, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। जी, सीनियर मेंबर।
अब्दुल हमीद साहब, डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब। डॉक्टर इमरान। पैथोफिजियोलॉजी। सर इसमें 4 चीज़ें हमारी होती हैं। एक तो क्योंकि ये एम्बोलिज्म होता है तो जिसकी वजह से हमारा जो है ना सीवीएस का सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और उसी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से कार्डियोवैस्कुलर होता है और जब भी हमारी ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन सही नहीं होगी तो हमारा मेंटल स्टेटस भी जो है ना वो अल्टर्ड हो जाता है। और वो क्योंकि किस वजह से हो रही थी, कोआगुलोपैथी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। यही है। कोई और ऐड करना चाहे? मेरे ख्याल में पार्टिसिपेंट पढ़ के नहीं है टॉपिक। अच्छा डॉक्टर जहांगीर, इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग लेबर या आफ्टर डिलीवरी जो है इसकी मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फीटस से मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हुआ ना, उसमें जो होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह रिलीज हुए। एग्जैक्टली। और जी। और उसके बाद इसकी जो और कौन कौन पैथोफिजियोलॉजी से का फिर आगे सब्सटेंस? मैनिफेस्टेशंस आई होंगी। उसमें एक तो अगर एम्बोलाई बना तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की मैनिफेस्टेशंस आएंगी। बाकी डीआईसी हो सकता है इन पेशेंट्स में, पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो सकता है। बेसिकली अच्छा डॉक्टर इसमें जहांगीर, पल्मोनरी। एक जगह, हाँ जी, इसमें मैंने एक जगह पढ़ा था, इसमें इंटेंस पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। एग्जैक्टली ये एनाफाइलेक्टिक रिस्पांस टू फीटल टिश्यू होता है ये। और विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स जो है ना इंटेंस पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, उसके साथ फिर राइट हार्ट फेलियर, हाइपोक्सिया और फिर उसके बाद हाइपरकैप्निया और एसिडोसिस होता है इसके साथ। इसमें सबसे जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है ना वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। ठीक है, इंटेंस है। और दूसरा कुछ ह्यूमरल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जैसे हिस्टामिन है, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लूकोट्राइन, वो भी रिलीज होते हैं। तो शॉक लाइक स्टेट में पेशेंट चला जाता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन होती है और डीआईसी। तीसरा कोगुलोपैथी है। कोगुलोपैथी कैसे होती है? जब भी एमनियोटिक फ्लूइड जाएगा मैटरनल सर्कुलेशन में, इस फ्लूइड के अंदर होता है टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर क्या करता है? जी डॉक्टर साहब, टिश्यू फैक्टर क्या करेगा? कोगुलेशन, एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करेगा। जी, एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करेगा। ठीक है। दूसरा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एक और सब्सटेंस होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन लाइक इसके एक्टिविटी होती है और फैक्टर 10 एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टीज ही होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। हाउ टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस? सबसे पहले तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे हम डायग्नोज कर सकते हैं। टिपिकल फाइंडिंग्स होंगी, मतलब टेकेटनिक हो जाएगा, पेशेंट साइनोज्ड हो जाएगा और जनरलाइज्ड ब्लीड होगी। एग्जैक्टली, वेरी वेल सर। डायग्नोसिस की जब भी बात आए तो हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री क्लियर है, मल्टीपेरस है, एज एडवांस एज है, ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। फिर साइंस एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रही है, साइंस क्या क्या देखते हैं। फिर हम आते हैं लैब्स इन्वेस्टिगेशन की तरफ, और ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। बाकी जितनी भी काजेज हैं उनको रूल आउट करें, फिर इसका डायग्नोसिस बनेगा। अब सिम्टम्स कौन कौन से होंगे? सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस है, पेशेंट डिजीनेस है, हाइपोटेंशन है,
हाँ एग्जैक्टली, डिजीनेस पेशेंट, सीजर एक्टिविटी तो साइन है ना, सिम्पटम तो नहीं है। जी जी। और पेशेंट आके बता सकता है ब्लीडिंग हो रही है। साइंस में कौन कौन से हैं आप देखेंगे? हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, साइनोसिस होगा पेशेंट को, साइनोसिस है, सीजर एक्टिविटी है। कोएगुलोपैथी हम रूल आउट कर लेंगे। फिर आता है लैब्स एंड इन्वेस्टिगेशन पे। लैब्स एंड इन्वेस्टिगेशन पे आप क्या देखेंगे? अगर तो ब्लीडिंग हो रही है तो कोएगुलोपैथी होगी, और इसमें कोएगुलोपैथी कंजम्पशन कोएगुलोपैथी होती है, ये लफ्ज़ ध्यान में रखना, कंजम्पशन कोएगुलोपैथी। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें हाइपोकम्प्लीमेंटीमिया होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कम हो जाता कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। एबीसी, हाउ टू मैनेज, कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी मैनेजमेंट। जितने भी हमारे क्राइसिस हैं, क्राइसिस में हमने क्या करना है? सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करनी है, पेशेंट एबीसी करनी है। ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, इन चीज़ों को हमने इंश्योर। अर्ली डिलीवरी ऑफ फीटस। अर्ली डिलीवरी, अगर खुदा न खास्ता कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसमें मैटरनल रिससिटेशन तो है ही, साथ अर्ली डिलीवरी ऑफ फीटस। मैनेजमेंट इज सपोर्टिव, पहला लफ्ज आपने बताना है, मैनेजमेंट इज सपोर्टिव, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली जो जैसे भी सिचुएशन होगी वैसे हम मैनेज करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स, what measures can prevent such incidents? एक तो एंटीनेटल चेकअप्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। ट्रॉमा अवॉइड करना है, लेबर और अगर सिजेरियन प्लान है तो प्लेसेंटा को इंसियन से बचाना है, इंसियन लाइन। और अगर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन अच्छी हैं तो ऑक्सीटोसिन आप मिनिमम यूज करें। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहले अच्छा, ट्रॉमा अवॉइड करना। डॉक्टर जहांगीर, इसमें हमारी कोई ड्रग्स का भी है रोल इसमें? ऑक्सीटोसिन, अगर कॉन्ट्रैक्शन अच्छी हैं तो ऑक्सीटोसिन आप मिनिमम यूज करें। ठीक है। इस पेशेंट में जब कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट को आ रही हैं, इसमें आप ऑक्सीटोसिन डेफिनेटली आप मिनिमम यूज करें, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जी, अब यहाँ पे आते हैं, दो चीजें यहाँ पे आती हैं। एक है इस पेशेंट को आपने कैसे लेके चलना है। अगर इस पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसको कैसे आपने मैनेज करना है, रिससिटेशन कैसे करनी है पेशेंट की, और एनेस्थीसिया, इंटुबेशन है, फेल्ड इंटुबेशन है या डिफिकल्ट इंटुबेशन है। सबसे पहले तो डिफिकल्ट इंटुबेशन, तो उसको आपने कैसे प्रोसीड करना है। इस पेशेंट में कोगुलोपैथी भी होगी और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगे। सबसे पहले तो आते हैं रिससिटेशन की तरफ। रिससिटेट कैसे करना है अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया। कोई यूनिक पॉइंट्स रिससिटेशन में, कोई ऐसे पॉइंट्स जो दूसरे पेशेंट से डिफरेंशिएट करें? सर इसमें जो है ना लेफ्ट लैटरल टिल्ट रखेंगे हम,
एग्जैक्टली। और इसका जो CPR है वो लेफ्ट लैटरल टिल्ट में ही करेंगे, और दूसरा ये है कि 4 मिनट्स तक हम वेट करेंगे पेशेंट रिवर्ट होता है कि नहीं, देन वी विल गो फॉर सिजेरियन। एग्जैक्टली, ये 2 पॉइंट आपने देखने। थैंक यू। इस एल्गोरिथम से आप सारे फेमिलियर होंगे। सीन सेफ्टी है, BLS कार्डियक टेस्ट, सीन सेफ्टी है, पेशेंट का रिस्पांस चेक करना है, हेल्प के लिए कॉल करनी है, इमरजेंसी एक्टिवेट करनी है, AED इमरजेंसी इक्विपमेंट आपने अवेल करने हैं। फिर आपने कोई ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, ये चेक करना। अगर तो आपकी ब्रीदिंग या नॉर्मल ब्रीदिंग है, पल्स है, तो मॉनिटर करना इमरजेंसी रिस्पांस को देखना। अगर नहीं है तो फिर आपने रेस्क्यू ब्रेथ देने, और पल्स नहीं है तो फिर डेफिनेटली CPR करना आगे। अगर ब्रीथिंग नहीं है या जस्ट गैस्पिंग है और पल्स भी नहीं आ रही तो फिर आप क्या करेंगे? CPR चलो करेंगे। जहांगीर, इसके लिए हमें मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए CPR करना है और उसके बाद हमें बेबी डिलीवर कर देना है अगर पेशेंट रिवर्ट बैक नहीं हो रहा तो। अर्ली 5 मिनट्स का तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन ये था कि अर्ली आपने बेबी डिलीवर करना है, उसका मतलब यही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल। सर जो करंट AHA की गाइडलाइंस हैं जी, उसी जगह पे उनमें 5 मिनट्स कर दिया उन्होंने। 5 मिनट नहीं, काइंडली आप स्मिथ शेयर का जो कर न्यू दीजिएगा। एडिशन है ना, हाँ जी, स्मिथ का न्यू एडिशन है, इसमें भी 5 मिनट्स का ही इन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। नेक्स्ट है इंट्यूबेशन। जी जहांगीर, जी सर। मुकम्मल हो गया? जी सर, ऑलमोस्ट। और ये जो है रिससिटेशन प्रोटोकॉल, जी सर। जी इस पे कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, या कोई और चीज़ कमेंट कुछ ऐड करना चाहें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में और फीटो मैटरनल रिससिटेशन। सर इसमें जो रिकमेंडेड टेस्ट है वो स्पाइरल CT स्कैन होता है, तो वो क्या, वो हम कैसे करवाएंगे और कैसे कंफर्म करना होता है? देखें, पहले तो रिससिटेट करना है, स्टेबलाइज करना है पेशेंट को, और वो ओके सर। किया जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर आप उसको कंफर्मेटरी टेस्ट पैरलिसिटी के लिए मूव कर सकते हैं। सर ओके, मैं इस थैंक पे यू एक सर। चीज ऐड करना चाहूँगा। जी जी। सबसे पहले हमने बेस लाइन से चलना है, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन करवानी है, फिर उसमें एडवांस है। बेस लाइन में आपकी ECG आती है, ECG में RV स्ट्रेन पैटर्न आपको मिलेगा, और फिर एडवांस में अगर जाएं तो सबसे पहले हम बेड साइड पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम करेंगे, जैसे ट्रांसएसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी है वो हम कर सकते हैं। ECG है, इसी तरह ECG सर ABG। वो तो बेस लाइन में आ जाएगी। हाँ जी, ABGs करवा सकते हैं। ABGs हैं, ABGs करवा सकते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज करवा सकते हैं। तो फिर एडवांस में भी वो चीज़ें हमने सबसे पहले करना है जो हम बेड साइड पे कर सकते हैं, जैसे ट्रांसएसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी।
और फिर हम अगर पेशेंट स्टेबल होगा तो हम रेडियोलॉजी सूट में लेके जाएंगे। जी प्लीज, कोई और सवाल? डॉक्टर जहांगीर, जी इसमें मैंने आपसे पूछना था, हमने डीडी तो डिस्कस कर लिया है कि इसमें हम मतलब मल्टीपल चीज़ों को करेंगे, लेकिन उस जी वक्त एट द स्पॉट तो हमने डायग्नोसिस की बजाय हमने पेशेंट पे पहले मतलब करना है ना, हमने पेशेंट रेस्क्यू रिससिटेट करना, करना है, बेबी डिलीवर एग्जैक्टली। करना है, उसके कुछ चीज़ें बाद फिर होती हैं हम ये सारी क्रिस्टल क्लियर होती हैं, पेशेंट खुद बता रहा होता है, सर्कमस्टांसेस बता रहे होते हैं, हिस्ट्री बता रही होती है, तो उनको हमने माइंड में रखना है और मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हमने पेशेंट को मैनेज हमने बेबी के डिलीवर करने के बाद ही करना है, तो उस टाइम तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मतलब उस चीज पे ज्यादा जोर नहीं देंगे कि हम ये रूल आउट करें कि इसको एमनोटिक एम्बोलिज्म है या इसको कोई और रीजन है, तो वो तो हम ऑब्वियसली बेबी डिलीवर होने के बाद फिर उसको इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए और देखेंगे ठीक, बाद एग्जैक्टली में। ऐसे और ऐसे फिर ही उसके लिए हमें उसको आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो हम उसका आई ये मेक श्योर करेंगे कि बिल्कुल। एचटीयू में उसको हम एडमिट कराएं पेशेंट को, फिर उसका हम सारी हिस्ट्री एग्जामिनेशन से लें, फिर इन्वेस्टिगेशन से। इसका मल्टी ऑर्गन ये जो इन्वॉल्वमेंट है, डिफरेंशियल मल्टी। डायग्नोसिस में जो कंडीशन आती है ना, इसमें जो एम्बोलिज्म जितनी है, फैट एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है या एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, तो इनकी एयर जो एम्बोलिज्म है, 90% मैनेजमेंट है ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए पहले तो आपने उसी चीज़, उसी लाइन के ऊपर पेशेंट को हेमोडायनामिकली स्टेबल करना है और उसको रेस्क्यू करना है, जी सर। और रेस्क्यू के जी सर। बाद फिर आपने आगे जो है कंफर्मेटरी मेजर लेने हैं। जी सर, थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि अभी ये जो हमने स्टार्ट किया है इसमें, ये वैसे तो हम 1 साल से चल रहा है हमारा क्लास में, उसमें प्रेजेंटेशन भी होती है, डिस्कशन भी होती है, बीच में हमने ये असाइनमेंट वाला और गूगल क्लासरूम वाला ऐड किया। तो उसका बेसिक एम तो यही था कि आप लोग उसको पढ़ें और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसमें आपकी आए, जब आप असाइनमेंट करेंगे या क्वेश्चन बनाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा डीपली समझेंगे। तो इससे बर्डन बढ़ा है या आपको कुछ सीखने में आसानी हुई है? सब खामोश हो गए। तो सोए हुए हैं। सर इसमें अगर हम पहले से टॉपिक पढ़ के आते हैं ना, तो फिर हमें डिस्कशन में काफी मजा आता है, मतलब एग्जैक्ट हमारे जो ऐसी कुछ हमारी दिमाग में होती है जो हमें समझ नहीं आ रही होती, बुक की वर्डिंग्स कुछ ऐसी होती हैं, तो हम डिस्कस करके अपने वो कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर लेते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाती हैं। इस क्लास का ये फायदा होता है कि हम एक अकेले पढ़ रहे होते हैं और एक इस तरह से हम डिस्कशन से पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमें ऑब्वियसली ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। सही। देखें बेसिकली ना, जो जब भी हम स्टडी करते हैं, अब आप भी अडल्ट लर्नर हैं, जो बच्चे हैं और अडल्ट लर्नर जो हैं उनकी साइकोलॉजी में बड़ा डिफरेंस होता है। कि अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, इवन ग्रेजुएशन लेवल पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइम आपको कोई, जैसे बचपन में वालिदैन सर पे बैठे हुए हैं, टीचर बैठा हुआ है कि भाई पढ़ो, ये होमवर्क करो, या उस पर पनिशमेंट भी मिलती है या आपको रिवार्ड भी मिलता है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। अब अडल्ट लर्नर का जो बेसिक चीज़ है वो है अपनी सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन। अब अगर आप बिल्कुल ना पढ़ें तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, बल्कि जो हमारे घर में बड़े होते हैं वो तो ये कहते हैं कि डॉक्टर बन गए, आप क्या पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ते हो। तो इस वक्त तो आपको अपनी सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है। और अभी हमारा एक और माइंडसेट ये होता है, जो हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम में सीखा हुआ है, कि एग्ज़ाम से पहले जो है ना हफ्ता डेढ़ बिल्कुल बैठ जाओ, दुनिया जहान के काम छोड़ दो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस टाइम पे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं
कि आप अडल्ट हैं, मोस्टली लोगों की शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, साथ आपकी जॉब है। अब जॉब से ऐसे मुमकिन नहीं होता कि आपको एक एक दो दो महीने की छुट्टी मिल जाए, जैसे पार्ट 1 किया था आपने, तो उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं बनता। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक रेगुलर स्टडी वाला एक पैटर्न बनाना पड़ता है, वर्क प्लेस के ऊपर सीखने वाला एटीट्यूड बनाना पड़ता है। और जो लोग ऐसा नहीं बना पाते वो इसी चक्कर में ही रहते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो और वो जो है ना, सब्जेक्ट पे ग्रिप भी नहीं आती। तो हमने असल में ये जो क्लासरूम का कॉन्सेप्ट शुरू किया था वो यही था कि हम वीकली बेसिस के ऊपर ना एक रेगुलर स्टडी का पैटर्न डेवलप कर लें अपने स्टूडेंट के साथ। अब ये जैसे देखें, ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म वाला जो टॉपिक है, ये मेरा नहीं ख्याल कि 10-15 मिनट से ज़्यादा का किसी भी बुक में हो। अब वो 10-15 मिनट आप पढ़ें, अब उसके ऊपर 2-3 फेजेस हैं, पढ़ें और फिर हमने कहा जी आप थोड़ा सा पढ़ते हुए थोड़ी सी क्रिटिकली डेप्थ में जाकर सोचें कि आप कोई क्वेश्चन बनाएं। जब आप क्वेश्चन बनाने के माइंड से किसी चीज़ पे उस पे जो है ना थिंकिंग करते हैं, तो आप उसके बहुत डीप जाके एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद ये प्रेजेंटेशन वाला सेगमेंट आ गया कि जो बंदा अपने इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे देगा वो तो डेफिनेटली उसको कभी नहीं भूलेगी। और फिर डिस्कशन आ जाती है। तो ये 3-4 चीज़ों को हमने मिक्स किया कि आपको एक टॉपिक के ऊपर एक हफ्ते में इन डेप्थ जो है वो स्टडी हो जाए, और वो टॉपिक आप कभी भी दोबारा जो है आपको किताबों में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, कि बस उसमें आपका रिवीजन हो। एमनियोटिक फ्लूइड आपके सामने आया तो आपके जहन में वो पूरा ग्लांस आ जाए कि अच्छा ये बातें थी, ये तो हमने डिस्कस की हुई थी। तो बस चीज़ें जो मेमोराइज भी होती हैं, उसके ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रेफरेंसिंग, कि हर चीज़ किसी रेफरेंस के साथ जो है वो ब्रेन के जो स्कीमाज हैं डिफरेंट, जिसके अंदर वो स्टोरेज ऑफ मेमोरी होती है, और फिर उसको रिट्रीव करते हैं, हम रिकॉल करते हैं। तो जो चीज़ विद रेफरेंस आपका स्टोर होती है वो जो है ना उसकी परसेंटेज ऑफ रिट्रीवल बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने एक एमसीक्यू बनाया, आपने डिस्कशन की, आपने क्लास में एक कमेंट दिया, ये रेफरेंसेस बन गए। अब इन रेफरेंसेस की बेस के ऊपर जब आप दोबारा से उसको रिकॉल करने लगेंगे तो वो चीज़ें उसकी बड़ी अच्छी परसेंटेज रिकॉल होगी। जैसे आप देखते हैं कि आप बुक पढ़ते हुए उसके ऊपर हाईलाइट कर देते हैं, तो वो बेसिकली आप अपना रेफरेंस बना रहे होते हैं। इवन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम बैठे हुए होते हैं जब एग्जाम में, तो कोई चीज़ अब अगर हमारे जहन से निकल गई हो तो हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये बुक के सफ़े के ऊपर इस साइड के ऊपर लिखी हुई थी, तो वो बेसिकली हमारे माइंड के अंदर एक रेफरेंस है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हम 2-3 सेगमेंट में कर रहे हैं उससे आपके रेफरेंस डेवलप होते हैं, और वो रिकॉल होने में, रिट्रीव होने में वो बहुत ज़्यादा उसकी हाई परसेंटेज हो जाती है और बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसको फॉलो करें, और जो आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो वो बताएं। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड का जो टॉपिक है एक हफ्ते में, तो अब इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स आप पढ़ लें। आप मॉर्गन में भी इसको पढ़ लें, आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड से भी पढ़ लें, आप एमसीक्यूज की बुक में से भी इसके ऊपर 5-6 जो 10 एमसीक्यूज हैं वो भी पढ़ लें। इसका जो सिनेरियो एफआरसीए और प्राइमरी और फाइनल के अंदर जो इस पे दिए हुए सिनेरियो उनको भी स्टडी कर लें। तो अब एक हफ्ते में अगर ये आप सब कुछ कर लेते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड कभी मिस नहीं होगा। यही आपके सारे टॉपिक्स के साथ है। तो ये एक टिप भी है आप सारे लोगों के लिए, और जो है ना एडवाइस भी है कि इसको फॉलो करें, और जो इसमें डिफ़िकल्टी हो वो आप जो है वो शेयर किया करें कि ये समझने में, पढ़ने में हमें इस तरह से डिफ़िकल्टी फील हो रही है, तो उसको कैसे ग्रिप करें। या मटेरियल है, पिछले दिनों एक दो जो हैं वो स्टूडेंट, उन्होंने मुझे इंडिविजुअली मैसेज किया कि जो प्रेजेंटेशन है उसका मटेरियल उन्हें कहीं से मिल नहीं रहा, कि वो जो बुक्स उन्होंने पढ़ी, तो जो मुझे मिला फिर मैंने उनके साथ पर्सनली भी शेयर कर दिया।
उसमें जो है वो कुछ आर्टिकल भी थे और इस तरह की चीज़ें थी। तो आप खुल के डिस्कस करें और फेमिलियर हो के एक दूसरे के साथ, तो सीखें इससे। अच्छा, ये अब इमरान हमारा गायनी वाला ख़त्म हो गया मॉड्यूल? यस सर। इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई? बाकी लोग भी बता देंगे सर कुछ इस रह गई है तो हम नेक्स्ट वीक में कर लेते हैं, नहीं तो फिर पीडियाट्रिक पे चले जाएंगे। सर पीडियाट्रिक्स पे चलते हैं, मेरे ख्याल में गायनी तो हो गया है काफी। हो गया, ठीक है। पीडियाट्रिक्स पे चलते हैं। उसमें जो लोग हमारे पास पहले से इनरोल हैं वो ऐसा ही रहेंगे। कोई अगर फर्दर इसमें इनरोल होना चाहेगा तो वो मैं शेयर कर दूंगा लिंक। कोई और आना चाहेगा तो जो पहले से हमारे गूगल क्लासरूम के अंदर इनरोल हैं वो उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अगर कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच सर। वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को हम कर लेंगे पीडियाट्रिक्स से शुरू। पीडियाट्रिक्स के टॉपिक का ब्रेकअप बना के जैसे हमने इसका बनाया था वो फिर आपके से शेयर कर देंगे। तो जी सर। सर इसमें यह है कि आउटपुट काफी कम था, ये भी रिक्वेस्ट है कि आपने बड़ी डिटेल में सब कुछ बताया है, तो वही कंपोनेंट्स जो आप बता रहे थे वो हमारे शेयर्ड है, तो उससे जरा कर देंगे तो काफी बेनिफिट हो जाएगा सबका। हाँ, असल में देखें वही बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो अडल्ट लर्नर होते हैं ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये जो इस वक्त लर्निंग और टीचिंग साइकोलॉजी है वो कहते हैं कि आप अडल्ट को जब फोर्स करेंगे ना कि भाई आप पढ़ें, तो वो उसकी लर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आप मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ें। डिफ़िकल्टी जहाँ पे हो वो हमसे शेयर करें। सीनियर हैं, डॉक्टर तनवीर भी बीच में आ जाते हैं, उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है इन चीज़ों पे। तो बाकी और भी सीनियर आ जाएंगे। पीडियाट्रिक में कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि वो उस मॉड्यूल को करेंगे मॉडरेट। तो जो डिफ़िकल्टी हो वो शेयर किया करें, और बाकी आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। एक बैरियर है एग्ज़ाम वाला, तो वैसे लर्निंग तो सारी उम्र ही नहीं ख़त्म होती, लर्निंग का प्रोसेस तो कभी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये जो बैरियर है इट सेल्फ एक मोटिवेशन है कि आप जल्दी से करें और विद इन टाइम इसको जो है ना टाइम बाउंड के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लें। अभी है ना हमारे पास 5-10 मिनट, अगर पूरे जो पिछला हमारा गायनी का मॉड्यूल है उससे रिलेटेड कहीं पे कोई क्वेश्चन हो उसको भी रिपीट किया जा सकता है। ठीक है जी, फिर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम पीडियाट्रिक मॉड्यूल से शुरू करें। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।